दोस्तों, आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्रूशल है। पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस किया गया है। यह बिल 2019 के ओरिजिनल एक्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज करता है। यह बिल सोशल जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स दोनों पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले 2019 के ओरिजिनल एक्ट को समझते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 इंडिया का पहला लेजिस्लेशन था जो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स रिकॉग्नाइज करता था। इस एक्ट के अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलता था। डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन थी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर में। यह एक्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, लेकिन इसमें कई लूप होल्स भी थे। इस टॉपिक को समझने के लिए 2014 का नलसा जजमेंट जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जेंडर आइडेंटिटी सेल्फ आइडेंटिफाई करने का फंडामेंटल राइट है। यह राइट आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिराइव होता है। जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन ने यह हिस्टोरिक जजमेंट डिलीवर किया था। अब आते हैं 2026 के अमेंडमेंट पर। सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल चेंज यह है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट हटाया जा रहा है। अब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होगी। एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो सर्टिफाई करेगा कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं। यह नलसा जजमेंट के स्पिरिट के डायरेक्टली अगेंस्ट जाता है। नए बिल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल बोर्ड्स बनाए जाएंगे। इन बोर्ड्स में डॉक्टर्स होंगे जो एग्जामिन करेंगे और सर्टिफिकेट इशू करेंगे। क्रिटिक्स का कहना है कि जेंडर आइडेंटिटी मेडिकल कंडीशन नहीं है। WHO ने 2019 में ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को मेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी से हटा दिया था। फिर भी इंडिया मेडिकल सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ICD-11 में ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को मेंटल डिसऑर्डर से हटाकर सेक्सुअल हेल्थ कंडीशंस में रखा है। योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्लियरली सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मॉडल सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी सेल्फ आईडी मॉडल रेकमेंड करता है। अर्जेंटीना, डेनमार्क, आयरलैंड जैसे कंट्रीज ने ऑलरेडी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड लॉज बनाए हैं। यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटी करता है। मेडिकल सर्टिफिकेशन एक डिस्क्रिमिनेटरी बैरियर बन सकती है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, जिसमें जेंडर एक्सप्रेशन भी शामिल है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंश्योर करता है। यह बिल इन तीनों फंडामेंटल राइट्स पर इंपैक्ट डालता है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ग्राउंड रियलिटी देखें तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में करीब 4.9 लाख ट्रांसजेंडर पर्सन्स है, लेकिन एक्चुअल नंबर बहुत ज्यादा है। इन्हें पहले से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल एक्सेप्टेंस में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब मेडिकल सर्टिफिकेशन एक और बैरियर ऐड करेगी। रूरल एरियाज में स्पेशलाइज्ड मेडिकल बोर्ड्स तक एक्सेस ही नहीं होगा। यह बिल ग्राउंड लेवल पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकता है। बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना यूपीएससी आंसर्स के लिए जरूरी है। सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन मिसयूज प्रिवेंट करेगी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म देगी। गवर्नमेंट कहती है कि यह ट्रांसजेंडर पर्सन्स को फॉर्मल लीगल रिकॉग्निशन का स्ट्रक्चर्ड पाथवे देता है। दूसरी तरफ ओपोनेंट्स कहते हैं कि यह डिग्निटी और ऑटोनॉमी वायोलेट करता है, नलसा जजमेंट को अंडरमाइन करता है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक मल्टी डायमेंशनल है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और वल्नरेबल सेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। जेएस पेपर 4 एथिक्स में ह्यूमन वैल्यूज, टॉलरेंस और कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन से कनेक्टेड है। ऐसे पेपर में भी ट्रांसजेंडर राइट्स पर टॉपिक आ सकता है। प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी ने सोशल जस्टिस और जेंडर इश्यूज पर कई क्वेश्चंस पूछे हैं। इस टॉपिक को थॉरोली प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मस्ट प्रिपेयर है। दोस्तों, अगला टॉपिक है यूनियन बजट 2026 का 20,000 रुपए करोड़ कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS रोड मैप पर बेस्ड है। इसका प्राइमरी फोकस इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन पर है। इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है और यह प्रोग्राम एक मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है। पहले कार्बन क्रेडिट सिस्टम को बेसिक से समझते हैं। एक कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से रिड्यूस या रिमूव किया गया। यह एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जहां कंपनीज अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स मीट करने के लिए क्रेडिट्स बाय और सेल कर सकती हैं। कैप एंड ट्रेड सिस्टम में गवर्नमेंट एक एमिशन कैप सेट करती है और कंपनीज उसके विद इन क्रेडिट्स ट्रेड करती हैं। CCUS टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझते हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला कैप्चर, जहां फैक्ट्रीज और पावर प्लांट से CO2 कैप्चर किया जाता है। दूसरा यूटिलाइजेशन, जहां कैप्चर्ड CO2 को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स या फ्यूल्स। तीसरा स्टोरेज, जहां CO2 को अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में परमानेंटली स्टोर किया जाता है। यहां ध्यान दीजिए, एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। एक तरफ इंडस्ट्रियल CCUS कार्बन क्रेडिट्स हैं जो फैक्ट्री से कार्बन कैप्चर करके जनरेट होते हैं। दूसरी तरफ सॉल बेस्ड कार्बन क्रेडिट्स हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जनरेट होते हैं।
गवर्नमेंट दोनों को प्रमोट कर रही है, लेकिन मैकेनिज्म्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। यूपीएससी में ऐसे न्यूआंस डिफरेंसेस पर क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया का एमिशन प्रोफाइल समझना इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट को दो एमिटर है, यूएस और चाइना के बाद। पावर सेक्टर टोटल एमिशंस का करीब 40% कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री सेक्टर 25%, ट्रांसपोर्ट 15% और एग्रीकल्चर सेक्टर करीब 20% कंट्रीब्यूट करता है। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स सबसे बड़े एमिटर्स हैं। यही रीजन है कि सीसीयूएस टेक्नोलॉजी का फोकस प्राइमरीली पावर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर है। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी एनडीसी अपडेट किए हैं। 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी को 2005 लेवल से 45% रिड्यूस करना है। 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अचीव करनी है। 2070 तक नेट जीरो एमिशंस टारगेट सेट किया गया है। 20,000 रुपए करोड़ कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम इन टारगेट्स अचीव करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। नेट जीरो 2070 रोड मैप को समझते हैं। इंडिया ने कॉप 26 ग्लासगो में 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट अनाउंस किया। इसके की पिलर्स है रिन्यूएबल एनर्जी जहां 500 GW टारगेट 2030 तक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो 19,700 रुपए करोड़ का है। सीसीयूएस टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट जिसके लिए यह 20,000 रुपए करोड़ प्रोग्राम आया है। और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। अब फार्मा इनकम एंगल देखते हैं। सॉइल बेस्ड कार्बन क्रेडिट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जनरेट होते हैं। जीरो टिलेज, कवर क्रॉपिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस सॉइल में कार्बन सिक्वेस्टर करती हैं। फार्मर्स इन प्रैक्टिसेस के लिए कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं और एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट और वेरिफिकेशन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। छोटे फार्मर्स के लिए कार्बन क्रेडिट मार्केट एक्सेस करना अभी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो यूरोपियन यूनियन एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम यानी EU ETS दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट है जो 2005 से ऑपरेशनल है। चाइना ने 2021 में अपना नेशनल कार्बन मार्केट लॉन्च किया। इंडिया ने 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम नोटिफाई किया, लेकिन यह अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका नोडल एजेंसी है। इंडिया का कार्बन मार्केट मैच्योर होने में अभी समय लगेगा। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों सेक्शंस को कवर करता है। प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल पॉइंट्स याद रखिए जैसे सीसीयूएस फुल फॉर्म, पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स, इंडिया का एनडीसी। मेंस के लिए कार्बन मार्केट मैकेनिज्म्स, इंडस्ट्रियल वर्सेस एग्रीकल्चरल कार्बन क्रेडिट्स और इंडियाज नेट जीरो रोड मैप पर एनालिटिकल आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तीसरा टॉपिक जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों से कनेक्टेड है। इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू करने के लिए 30 डे वेवर मिला है। यह वेवर इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि 2026 ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गल्फ रीजन में शिपिंग डिसरप्शंस हो रहे हैं। इंडिया के लिए यह सिचुएशन क्रिटिकल है क्योंकि हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं। गल्फ रीजन में क्या हो रहा है यह समझते हैं। गल्फ एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने फोर्स मजोर इन्वोक किया है। फोर्स मजोर एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं की जा सकती। खरग आइलैंड जो ईरान के 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स हैंडल करता है, वहां टेंशंस बहुत हाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से दुनिया का 20% ऑयल ट्रैफिक गुजरता है। खरग आइलैंड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर्शियन गल्फ में ईरान के कोस्ट पर स्थित है। ईरान के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स का 90% यहां से शिप होता है। अगर खरग आइलैंड के अराउंड कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन सेवियरली डिसरप्ट हो सकती है। यह टॉपिक यूपीएससी में एनर्जी सिक्योरिटी और मैरिटाइम चोक पॉइंट से रिलेटेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और सुइज कैनाल जैसे चोक पॉइंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को नंबर्स में समझते हैं। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का करीब 85% इंपोर्ट करता है। 2023 से रशिया इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है डिस्काउंटेड क्रूड ऑफर करके। इससे पहले इराक और सऊदी अरेबिया टॉप सप्लायर्स थे। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट करना इंडिया की एनर्जी बिल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यह सप्लाई चेन रिस्की भी है। अब डोमेस्टिक इकोनॉमी पर इंपैक्ट देखते हैं। नोमुरा ने 2026 से 27 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। यूबीएस का एस्टिमेट है कि अगर क्रूड ऑयल $100 पर बैरल तक पहुंचता है तो इन्फ्लेशन 5% क्रॉस कर सकता है। याद रखिए आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट 4% है ±2% बैंड के साथ। अभी पेट्रोल डीजल प्राइसेस अनचेंज्ड है, लेकिन हाउस होल्ड इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। आरबीआई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉलो करता है जहां टारगेट 4% सीपीआई इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन 6% अपर बैंड क्रॉस करता है तो आरबीआई को गवर्नमेंट को लेटर लिखकर एक्सप्लेन करना होता है। राइजिंग क्रूड प्राइसेस की वजह से आरबीआई के लिए रेट कट्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच बैलेंस बनाना आरबीआई की बिगेस्ट चैलेंज बन गई है। एक्सटर्नल सेक्टर पर भी इंपैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। हायर ऑयल प्राइसेस इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन करते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल में हर $10 पर बैरल इंक्रीज इंडिया की इंपोर्ट बिल में अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन ऐड करता है।
इससे रुपये पर प्रेशर बढ़ता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर ड्रेन होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिचुएशन डिटेरियोरेट हो सकती है। इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को जानना इंपॉर्टेंट है। इंडिया के 3 एसपीआर फैसिलिटीज हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1.33 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी है। मंगलौर कर्नाटक में 1.5 मिलियन मेट्रिक टन है। पादुर कर्नाटक में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन है। टोटल कंबाइंड कैपेसिटी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है, जो अप्रॉक्सीमेटली 9.5 डेज की डिमांड कवर करती है। फेज 2 में चांदीखोल ओडिशा और पादुर एक्सपेंशन प्लान है। इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी ऑप्शंस क्या हैं? पहला, ऑयल इंपोर्ट सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना ताकि किसी एक रीजन पर डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एक्सपैंड करना। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेट करना, 500 GW टारगेट 2030 तक। चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करना जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ऑयल डिमांड कम हो। पांचवा, डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बढ़ाना OLP राउंड्स के थ्रू। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक मल्टीपेपर रेलेवेंट है। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन में इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स कवर होगा। जेएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, एनर्जी सिक्योरिटी कवर होगा। प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल पॉइंट्स याद रखिए जैसे एसपीआर लोकेशंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, फोर्स मजोर मीनिंग। मेंस में एनर्जी सिक्योरिटी पर एनालिटिकल आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मस्ट प्रिपेयर है। दोस्तों, चौथा टॉपिक एनवायरनमेंट सेक्शन से है। इंडिया ने नगोया प्रोटोकॉल के अंडर अपनी फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट सबमिट की है। यह एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस में। नगोया प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD का सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है। यह 2010 में जापान के नगोया सिटी में अडॉप्ट हुआ था और 2014 में फोर्स में आया। नगोया प्रोटोकॉल समझने के लिए पहले CBD जानना जरूरी है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के रियो अर्थ समिट में अडॉप्ट हुआ था। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तीसरा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। इंडिया ने 1994 में CBD रैटिफाई किया था। CBD के अंडर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कार्टाजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी एब्स पर फोकस करता है। इसका कोर प्रिंसिपल है कि जब कोई एंटिटी किसी कंट्री के जेनेटिक रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज कमर्शियली यूज करे तो बेनिफिट्स फेयरली शेयर होने चाहिए। प्रोटोकॉल प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स 2 की मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करता है। प्रोवाइडर कंट्री की कंसेंट जरूरी है और टर्म्स दोनों पार्टीज अग्री करें। एब्स मैकेनिज्म डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की किसी मेडिसिनल प्लांट से ड्रग डेवलप करना चाहती है। पहला स्टेप है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना इंडिया से। दूसरा स्टेप है म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स डिसाइड करना कि बेनिफिट्स कैसे शेयर होंगे। बेनिफिट्स मॉनेटरी हो सकते हैं जैसे रॉयल्टी पेमेंट्स या नॉन मॉनेटरी जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रिसर्च कोलैबोरेशन। यह मैकेनिज्म बायोपायरेसी प्रिवेंट करता है। बायोपायरेसी के फेमस केसेस जानना इंपॉर्टेंट है। नीम के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर यूरोपियन पैटेंट ऑफिस में पैटेंट फाइल हुआ था जो बाद में रिवोक हुआ। टर्मरिक की वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज पर US पैटेंट ग्रांट हुआ था जो इंडिया ने चैलेंज करके कैंसिल करवाया। बासमती राइस पर US कंपनी राइसटेक ने पैटेंट लिया था। इंडिया ने इन सबसे सबक लेकर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL बनाई जिसने ग्लोबली 200 से ज्यादा पैटेंट एप्लीकेशंस सक्सेसफुली चैलेंज किए हैं। इंडिया में नगोया प्रोटोकॉल का डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू होता है। इसमें 3 टियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA है जो चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं। लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी BMCs हैं जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर काम करते हैं। यह 3 टियर स्ट्रक्चर UPSC प्रीलिम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इंडिया की रिपोर्ट कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से भी कनेक्टेड है। यह फ्रेमवर्क 2022 में COP15 में अडॉप्ट हुआ था। इसमें 2030 तक 23 टारगेट सेट किए गए हैं। सबसे प्रोमिनेंट टारगेट है 30 बाय 30 यानी 2030 तक अर्थ की 30% लैंड और 30% सी एरियाज प्रोटेक्ट करना। इंडिया ने इस फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया है। एब्स मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करना भी इस फ्रेमवर्क के की गोल्स में से एक है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में ग्लोबली सिग्निफिकेंट है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, 36 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में से वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड। इंडिया वर्ल्ड की टोटल बायोडाइवर्सिटी का अप्रोक्सीमेटली 8% होस्ट करता है। इंडिया एक मेगाडिवर्स कंट्री है 17 मेगाडिवर्स कंट्रीज में से। यही रीजन है कि नगोया प्रोटोकॉल और एब्स मैकेनिज्म्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करने की सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, यह डेमोन्स्ट्रेट्स करता है कि इंडिया इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स सीरियसली ले रहा है। दूसरा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस में इंडिया की पोजीशन स्ट्रेंथन होती है। तीसरा, यह रिपोर्ट एब्स मैकेनिज्म के इंप्लीमेंटेशन का रिव्यू करने में हेल्प करेगी। चौथा, अदर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यह एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट सेक्शन का कोर टॉपिक है।
प्रीलिम्स के लिए याद रखिए सीबीडी कब अडॉप्ट हुआ, नगोया प्रोटोकॉल कब फोर्स में आया, एनबीए कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, इंडिया के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं। मेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एब्स मैकेनिज्म्स, बायोपायरेसी प्रिवेंशन और इंडियाज रोल इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस पर डिटेल्ड आंसर्स प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से है। इंडियन नेवी ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। यह एक मल्टीनेशन नवल एक्सरसाइज है जो यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट और लीड करता है। यह एक्सरसाइज ग्वाम आइलैंड पर होल्ड हुआ जो पैसिफिक ओशन में यूएस का मेजर मिलिट्री बेस है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। सी ड्रैगन एक्सरसाइज को डिटेल में समझते हैं। यह यूएस नेवी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एनुअल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसका प्राइमरी फोकस एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी एसडब्ल्यू पर है। मैरिटाइम पेट्रोल और रिकॉग्नाइजेंस ऑपरेशंस प्रैक्टिस की जाती है। यह एक्सरसाइज पार्टिसिपेटिंग नेवीज की इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करता है। इंडिया इस एक्सरसाइज में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहा है जो इंडिया इस डिफेंस कोऑपरेशन की डेप्थ दिखाता है। ग्वाम आइलैंड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वेस्टर्न पैसिफिक में यूएस का मेजर मिलिट्री हब है। यहाँ एंडरसन एयरफोर्स बेस और नवल बेस ग्वाम स्थित है। ग्वाम से यूएस अपने इंडो पैसिफिक ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करता है। यह आइलैंड चाइना के एक्सपैंडिंग नवल प्रेजेंस को काउंटर करने में स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करता है। यूपीएससी में इंपॉर्टेंट प्लेसेस और देयर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस पर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में से 4 क्वाड मेंबर्स हैं। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के मेंबर्स हैं। न्यूजीलैंड एडिशनल पार्टिसिपेंट है। क्वाड 2017 में रिवाइव हुआ और 2021 से लीडर्स लेवल समिट हो रहे हैं। सी ड्रैगन जैसे एक्सरसाइजेस क्वाड कंट्रीज के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन डिपेंड करते हैं। यह चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर करने की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इंडो पैसिफिक कंसेप्ट एक जियोग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर पैसिफिक आइलैंड्स तक एक्सटेंड होता है। इंडिया का विजन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का है। इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मैरिटाइम सिक्योरिटी की पिलर्स हैं। इंडिया ने एएसईएन लेड मैकेनिज्म्स और क्वाड दोनों को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के सेंट्रल एलिमेंट्स बताया है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज की कॉन्टेक्स्ट में चाइना फैक्टर समझना इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रैपिडली अपनी नेवी एक्सपैंड की है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी बन गई है शिप्स की संख्या में। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर मिलिटराइजेशन किया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के अंडर इंडियन ओशन में पोर्ट्स डेवलप किए हैं जैसे हम्बनटोटा श्रीलंका, ग्वादर पाकिस्तान, जिबूटी अफ्रीका। इन सब डेवलपमेंट्स ने इंडिया और रीजनल पार्टनर्स के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ाए हैं। इंडिया की मेजर नवल एक्सरसाइजेस जानना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मलाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। रीमपैक दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है। तस्मान सेबर ऑस्ट्रेलिया के साथ है। मिलन एक्सरसाइज इंडिया होस्ट करता है अंडमान एंड निकोबार में। बायलेटरल एक्सरसाइजेस में वरुणा फ्रांस के साथ, कोंकण यूके के साथ और सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ होते हैं। इन एक्सरसाइजेस से इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका फोकस साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल एंगेजमेंट बढ़ाने पर है। मैरिटाइम कोऑपरेशन इसका की कंपोनेंट है। इंडिया ने एएसईएन कंट्रीज के साथ नवल एक्सरसाइजेस बढ़ाए हैं। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के साथ मैरिटाइम कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हुआ है। इंडिया का सागर विजन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में मॉरिशस विजिट के दौरान यह विजन अनाउंस किया था। इसके अंडर इंडिया इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी हद्र ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इसके की एलिमेंट्स हैं। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन गुरुग्राम में स्थित है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शन का कोर एरिया है। प्रीलिम्स के लिए एक्सरसाइज नेम्स और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, क्वाड मेंबर्स, सागर फुल फॉर्म, आईएफसीआईआर लोकेशन याद रखिए। मेंस के लिए इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मैरिटाइम सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडिया चाइना मैरिटाइम कंपटीशन पर डिटेल्ड एनालिटिकल आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में ग्वाम आइलैंड, साउथ चाइना सी, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मस्ट प्रिपेयर है।